नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भ्रष्टाचार के नाम पर केंद्र सरकार जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग 2014 से ही करती आई है और आज भी कर रही है, बल्कि यूं कहें कि चुनाव आचार संहिता 5 राज्यों में लग चुकी है, चुनाव की तिथि आ चुकी है, उसके बाद भी सीबीआई, ईडी, आईटी अपना फंदा कस रहा है विपक्ष के ऊपर। जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और जहां पर विपक्ष की सरकार है हर जगह विपक्ष की सरकार आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और इन विपक्षी सरकारों के खिलाफ आज भी सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग किया गया है और राजस्थान में 15 से अधिक जगहों पर छापे डाले गए हैं। इसके दायरे में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी आए हुए हैं। वैभव गहलोत के ऊपर आरोप है कि पर्चा लीक मामले में ये शामिल हैं। पर्चा लीक से संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें ये शामिल हैं और इनको कल नोटिस दिया गया, आज नोटिस दिया गया और कल सीबीआई, ईडी के दफ्तर में पहुंचना है। सबसे पहले तो जो प्रक्रिया होती है अपराध नियंत्रण की, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने की, उस प्रक्रिया का उपयोग भी नहीं किया गया है। अगर कोई संदिग्ध है तो सबसे पहले उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जाता है, मतलब एफआईआर कराया जाता है। एफआईआर के बाद उसको नोटिस दी जाती है, तब उसके घर पर रेड डाली जाती है। लेकिन रेड डालने का काम बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी सूचना के आजकल ईडी पहुंच जाती है और जहां मर्जी जिसके यहाँ उसके यहाँ रेड डाल देती है, वह अपराधी है या नहीं है। जहां तक पर्चा लीक का मामला है राजस्थान में, तो ऐसा हर राज्यों में होता है। कौन सा राज्य ऐसा है, चाहे वो डबल इंजन का राज्य हो, चाहे वो विपक्ष का राज्य हो, हर राज्यों में पर्चा लीक के मामले देखे गए हैं। गुजरात में गुजरात चुनाव के दौरान पर्चा लीक का मामला केजरीवाल ने बड़ी मुस्तैदी से उठाया था और गुजरात में जितना पर्चा लीक हुआ है आज तक इतिहास है, उतना पर्चा किसी भी राज्य में नहीं लीक हुआ। पर्चा लीक के पीछे नेताओं का भी हाथ होता है, कोचिंग मालिकों का भी हाथ होता है और बिचौलिए और दलालों का भी हाथ होता है। पर्चा को आउट कर दिया जाता है और पर्चा को मार्केट में ला करके लाखों रुपए छात्रों से, बेरोजगारों से वसूल किया जाता है और वो कर्ज लेकर के, गहने बेच करके, किसी न किसी तरह पैसे का बंदोबस्त करके पर्चे खरीदते हैं। उनको ज़रूरत होती है, पर्चा देख लेंगे, पर्चा नाजायज़ ढंग से इम्तहान देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो यह पर्चा लीक की घटना उत्तर प्रदेश में भी होती है, दिल्ली में भी हुई है, गुजरात में तो सबसे ज़्यादा हुई है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला इतना बड़ा जो लगभग 10 साल से चल रहा है, आज तक उसमें सीबीआई, ईडी, आईटी की एंट्री नहीं हुई। 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, पत्रकार मारे गए हैं, जांच करने वाले मारे गए हैं और जो जांच एजेंसियां बैठाई गई थी उनके लोग भी मारे गए हैं। वहाँ पर सीबीआई, ईडी, आईटी सक्रिय नहीं होती है क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार का राज्य है। राजस्थान में कार्रवाई होती है, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ में भी करीब 36 जगहों पर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे पड़े हैं पिछले कुछ महीनों में। लेकिन मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
उसमें मौतें होती हैं, मौतों के खिलाफ भी एफआईआर नहीं होती है। गुजरात में जितने भी पर्चे लीक हुए हैं उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन राजस्थान में पर्चा लीक हुआ तो उसकी कार्रवाई ऐसे समय पर हो रही है जिस समय चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है, चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो गई है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है। आज 26 अक्टूबर, एक महीने से भी एक दिन कम रह गया है। 26 अक्टूबर को सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे पड़ते हैं विपक्ष के बड़े नेताओं के घर पर, और जो नेता कांग्रेस में आए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, उनके घरों पर भी छापे डाले जाते हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट की तलाश कर रहे थे, उन्हें वहां पर कामयाबी नहीं मिली, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद उनके यहां भी छापा डाला गया है। उनके तमाम जगहों पर छापे पड़े हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ भी छापे डाले गए हैं और कल ईडी के यहाँ तलब किया गया है। न कोई एफआईआर, न कोई पहले से सूचना, आज नोटिस दी जाती है और कल के लिए बुलाया जाता है। और आपको हम बता दें कि राजस्थान में जो पर्चा लीक का मामला आया है, इसको राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने इंक्वायरी भी की। इंक्वायरी करने पर के बाद जो लोग दोषी थे उन्हें दंडित भी किया गया। इसके बावजूद अब इसमें सीबीआई, ईडी, आईटी कूद पड़ी है और ऐसे समय कूद पड़ी है जिस समय चुनाव की गहमा गहमी चल रही है और हर नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय है, उसे डिस्टर्ब करने के लिए कि प्रचार न कर सके और उसे यह दिखाने के लिए, अपना रोब दिखाने के लिए अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग खामोश बैठा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी खामोश बैठा है। जो भी अवैधानिक, असंवैधानिक गतिविधियां मोदी के कहने पर सीबीआई, ईडी, आईटी कर रही है, उसके ऊपर रोक लगाने का मादा न तो सुप्रीम कोर्ट का है, न हाई कोर्ट का है और न चुनाव आयोग का है। अगर पर्चा लीक हुआ था और जो दोषी हैं उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी थी तो निश्चित रूप से की जाती। लेकिन कुछ समय पहले, पर्चा आज नहीं लीक हुआ, पर्चा 2 साल पहले लीक हुआ है, उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई है, जांच कमेटी बैठी हुई थी, दोषी को दंडित भी किया जा चुका है। अब उसके बाद मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है और उसको मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा रहा है कि पैसे की अंधाधुंध कमाई हुई है और उस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के बेटे को फंसाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी समझ लीजिए कि राजस्थान में बहुत कम वोट से जीत और हार होती है, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है चुनाव के ऐन वक्त, इसका संदेश जो जाएगा जनता के बीच में, उसका फायदा अशोक गहलोत को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस अगर टक्कर में थी तो अब वो टक्कर खत्म, अब कांग्रेस की एक तरफा जीत होने वाली है। नरेंद्र मोदी पक्के खिलाड़ी हैं राजनीति के, राजनीति का नफा नुकसान समझ करके ही कार्रवाई किया होगा। लेकिन हमें लगता है कि जो इनकी समझ है, ये समझ 2014 से 2019 तक सकारात्मक सोच थी, अच्छी सोच थी, रचनात्मक विचार थे इनके चुनाव के प्रति। लेकिन 2019 के बाद जब इनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया, उसके बाद से इनका विवेक मर गया। और जब विवेक मर जाता है तो मनुष्य ऐसे ऐसे फैसले करता है जिसमें सनकीपन का भी आरोप लगाया जा सकता है। वही सनकीपन
मोदी और शाह दिखा रहे हैं। और आपको एक बात और हम बता दें, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इसी तरह से डी के शिव कुमार के खिलाफ भी इसी तरह चुनाव के ऐन वक्त कार्रवाई की गई थी। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको जेल की सज़ा भी मिली थी, लेकिन जेल से वो जल्दी रिहा हो गए। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट किया, कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इतिहास फिर दोहराने जा रहा है, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं, 2 या 3 महीने पहले का इतिहास, कर्नाटक का इतिहास राजस्थान में फिर से फलीभूत होने जा रहा है। और जिस तरह से वैभव गहलोत के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी काम कर रही है और बगैर संवैधानिक कार्रवाई किए न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दिए जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसे जनता देख रही है और समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल बौखला गई है, उसे अपनी जीत नहीं दिखाई दे रही है, अपनी हार दिखाई दे रही है। तमाम सर्वे सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। और इन सर्वे की बात छोड़िए, हर पार्टियां अपना अंदरूनी सर्वे कराती हैं, और जब अपने अंदरूनी सर्वे पर विश्वास करती हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी अंदरूनी सर्वे कराता है, और उस अंदरूनी सर्वे में इन्हें लगा कि इनकी जीत नहीं होने जा रही है, तो छल बल, छल दंभ, अहंकार का परिचय देते हुए इन्होंने इस तरह से ईडी की कार्रवाई की है। और एक नहीं बल्कि अनेक जगहों पर छापे डाले गए हैं विपक्ष का मनोबल गिराने के लिए और जनता में यह संदेश पहुंचाने के लिए कि ये बहुत भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में कहेंगे विपक्ष के खिलाफ, और उसी की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि जिस समय सीबीआई, ईडी, आईटी की कार्रवाई हो रही है, उस समय जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है। और जब 2-4 दिन बाद चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी इस बात को उठाएंगे तो उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई गुजरात में होनी चाहिए थी, गुजरात चुनाव के समय नहीं हुई। गुजरात चुनाव खत्म हो गए, उसके बावजूद भी पर्चा लीक के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कर्नाटक में 40% घूस लेने का आरोप था बम्बई सरकार के ऊपर, वहाँ के पिछली सरकार के ऊपर। और मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार का आरोप है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है और आरोप को सिद्ध भी किया है। व्यापम से लेकर के पटवारी घोटाले तक एक नहीं दर्जन भर से अधिक स्कैम हैं, घोटाले हैं। एक अनवरत सिलसिला है, लंबी सूची है घोटालों की। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव के वक्त वहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश तो हारेंगे, राजस्थान भी हारने जा रहे हैं। जबकि राजस्थान में 50-50 का मुकाबला चल रहा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो सकती है, यह पहले से ही स्पष्ट हो गया है। और इस बात को स्वयं भारतीय जनता पार्टी ही मान चुकी है। रमन सिंह तक मान चुके हैं, जो पहले के मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और वहाँ पर हार की सबसे बड़ी वजह, राजस्थान में हार की सबसे बड़ी वजह, मध्य प्रदेश में हार की सबसे बड़ी वजह कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी राज्य में नहीं बताया गया है। हर जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा, और नरेंद्र मोदी के चेहरे से जनता उकता गई है। जनता में खौफ छा गया है कि झूठा चेहरा है, जुमलेबाज चेहरा है। अब यह बातें गांव-गांव तक, कस्बों तक, गलियों कूचों तक पहुंच चुकी है। इसलिए नरेंद्र मोदी अगर ये चाहते हैं कि
भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अशोक गहलोत की सरकार को हराया जाए तो इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अडानी को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह से घेरा है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस तक को घेरा है, उसका बदला चुकाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकारों के खिलाफ। वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई ईडी आईटी का आतंक आज से नहीं, महीनों से आतंक मचा हुआ है। दरअसल जब विवेक शून्य हो जाता है तो व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी जो कि किसी भी रूप में हार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसे हार नज़दीक दिख रही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ जो अभियान चलाए हुए है वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ भी उनकी बेटी कविता को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। केस तैयार है, फाइल बन चुकी है, किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की शर्त रख करके या फिर कांग्रेस को हराने की शर्त रख करके कोई समझौता कर ले केसीआर से, तब वहाँ पर वो सरकार और कविता, मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता जेल जाने से बच जाएंगी। और यही चल रहा है आजकल तेलंगाना में। और राहुल गांधी ने बहुत सही आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीआरएस। इसी तरह से आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप ही आरोप हैं, एक नहीं कई आरोप हैं। और इन्हीं जगन रेड्डी के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया और कानूनी पचड़ों में अभी वो फंसे हुए हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी है। न सिर्फ आंध्र प्रदेश, न सिर्फ तेलंगाना, न सिर्फ राजस्थान, बल्कि विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकारें हैं हर जगह ईडी का या सीबीआई का या इनकम टैक्स का की नोटिस पहुंच रही। झारखंड में भी देखिए, झारखंड में सोरेन सरकार के खिलाफ एक नहीं ईडी के कई सम्मन जा चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद अब बैठ गए हैं और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन कभी भी किसी भी समय फिर से नरेंद्र मोदी वहाँ पर सीबीआई ईडी आईटी को भिजवा सकते हैं, गिरफ्तारी भी करा सकते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 3 दिन पहले अजित पवार को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, 50,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताते हैं नरेंद्र मोदी खुद। एक सभा में, एक रैली को संबोधित करते हुए बताते हैं कि 50,000 करोड़ का घोटाला किया है अजित पवार ने। और उसके 3 दिन बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायकों के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के समर्थकों के खिलाफ एक नहीं अनेक मामले दर्ज हैं, सीबीआई के भी, ईडी के भी, आईटी के भी। तो कौन सा ऐसा विपक्ष का राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी न पहुंच पाई हो और चुनाव प्रचार करने से में व्यवधान न उत्पन्न कर रही हो? जिन राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना, मिजोरम की बात, वहाँ के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने कहा, और उनका मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए में शामिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलायंस में एनडीए में शामिल है। लेकिन वो कह रहा है वहाँ का मुख्यमंत्री मिजोरम का
कि हम नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी मंच साझा नहीं करेंगे, और उसकी वजह भी बताता है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। एनडीए में टूट पड़ गई है और एनडीए का AIADMK इनका साथ छोड़ करके जा चुका है, अकाली दल जा चुका है, नीतीश कुमार की पार्टी जा चुकी है। तो जितने बड़े इनके एलाई थे वो सब जा चुके हैं, छुट भैये बचे हुए हैं। और उसमें से भी एलाई कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ कोई मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि मणिपुर में की जो हालत कर रखी है डबल इंजन सरकार ने, मोदी के इशारे पर मैतेई समुदाय के लोगों के साथ मिल करके कुकी समुदाय के लोगों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जिस तरह का नंगा नाच किया गया, वहाँ की महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से नग्न प्रदर्शन कराया गया, बलात्कार किया गया, कत्लेआम किया गया, उसे मणिपुर की जनता ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर की जनता नहीं भूल रही है। और इसका खामियाजा सिर्फ राज्य स्तरीय मिजोरम के चुनाव में ही नहीं बल्कि 2024 का जो फाइनल चुनाव होने जा रहा है उसमें भी इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा, और पूर्वोत्तर से इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।